साथियों नमस्कार। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको किसी और चैनल पर ना मिल सके। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरा समझने की कोशिश करना। आज मैं आपको एक सेशन ट्रायल मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से सेशन ट्रायल में कमियाँ अन्वेषणकर्ताओं के अन्वेषण में मिली और कैसे ये केस पलट गया अन्वेषणकर्ता के खिलाफ और कैसे अन्वेषणकर्ता के खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस केस में सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति है, सरवन जाटव। सरवन की नई नई शादी हुई थी। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। 6 महीने की इस अवधि में उसकी पत्नी मायके में रह रही थी उस समय, जिस समय की ये घटना बताई जाती है। और उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मिलने के लिए एक जगह बुलाया था, यानी एक मंदिर में बुलाया कि तुम आ जाओ, वहाँ पर मैं तुम्हें मिलूँगा। इसके बाद वो जो महिला थी, जिसका नाम सोमवती था, वो जाती है और उसके बाद वो घर लौटकर नहीं आती। कहानी में ये भी बताया जाता है कि जो मृतिका है यानी सोमवती है, वो अपनी भाभी से कहती है कि मेरी साड़ी में पिन लगा दो, मैं तैयार होकर के अपने पति से मिलने जा रही हूँ, जो कि विष्णु मंदिर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसकी भाभी उसकी साड़ी में पिन लगाती है और वो घर से चली जाती है। उसके बाद वो गायब हो जाती है, कभी किसी को मिलती नहीं है। जब इस कहानी के अंदर वो महिला नहीं मिलती है, तो उसके जो घर वाले होते हैं, जो उसके भाई होते हैं, वो सभी जाकर के फिजिकल चौकी थाने पर एक एफआईआर लॉन्च कराते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट करते हैं कि भाई व्यक्ति गुमशुदा है, इसकी एक एफआईआर लिख लीजिए और ये मिले तो हमें खबर कीजिए। कुछ समय बाद, मतलब उस घटना के 3 से 4 महीने का समय होता है, और एक थाना है जिसका नाम है देहात थाना। उस थाने के अंतर्गत शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में एक बहुत फेमस जगह है जिसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, जिसका नाम है जॉर्ज कैसल। जॉर्ज कैसल एक कोठी है। उस कोठी के रास्ते में जंगल में एक अज्ञात महिला की लाश पड़ी मिलती है, और लाश का सिर्फ नाम है, वो एक कंकाल होता है। उस कंकाल के पैर भी नहीं हैं, उस कंकाल के हाथ भी जगह-जगह से टूटे हुए हैं, और उसके शरीर पर चमड़ी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, मांस बिल्कुल नहीं है, लिवर, हार्ट, किडनी सब कुछ गायब है। सिर्फ़ एक साड़ी उसके शरीर से लपेटे हुए है, जिससे ये आइडेंटिफ़ाई हो पा रहा है कि ये किसी महिला की लाश है। थाना देहात में मर्ग कायम किया जाता है और मर्ग की जांच शुरू की जाती है। इधर फिजिकल चौकी, जो फिजिकल थाना है, इसमें एक गुमशुदा महिला की रिपोर्ट डली हुई है। दोनों को पुलिस अन्वेषणकर्ता मिलाते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मर्डर उसी महिला का है और उसके पति ने किया हो, और जो है इसकी लाश अब इतने दिनों बाद हमें मिल पा रही है। पुलिस का शक अपनी जगह लाज़मी है, क्योंकि उस क्षेत्र में सिर्फ़ एक ही लाश मिलती है और वो भी महिला की समझ में आती है। तो पुलिस क्या करती है, इसमें डीएनए टेस्ट कराने के लिए भी भेजती है। मतलब जो-जो काम वो कर सकती है, उस महिला के पास से मिले हुए पर्स, उसका जो चप्पल है, वो सब चीज़ों को ज़ब्त करती है लाश से, और बताया ये तक जाता है कि उसके कुछ सोने के ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए थे, कान में पहने हुए थी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साड़ी ऐसी नहीं वैसी पहने थी, तो मतलब इस तरह से उस सारी जो शिनाख्त है वो उसके गुमशुदा
व्यक्ति जो महिला है उसके भाई बहनों से कराई जाती है, और उसके जो भाई बहन हैं वो बताते हैं हाँ हाँ ऐसा ही पर्स है, यही चप्पल हैं उसकी। तो इस तरह से ये सारी कहानी बन जाती है, और सारी कड़ियों को जोड़ करके पुलिस उसके पति को गिरफ्तार करती है, और उसके पति को गिरफ्तार करने के बाद में उस पर धारा 304 बी और धारा 302 की कायमी की जाती है। सबसे पहले 304 बी जहां लग जाती है, वहां उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ एसडीओपी यानी डीएसपी को होता है। आप चाहें तो मेरी बातों को नोट करें, वीडियो को पॉज करके भी आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं आप सब नए छात्रों के लिए। ये केस बहुत स्पेशल है, इसलिए मैंने छाँटा है, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये केस इतना ज़्यादा स्पेशल लगा मुझे, ये इसकी स्पेशलिटी आपको बाद में पता चलेगी। एंड तक देखिए, अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे, बार-बार स्किप करेंगे, तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब होता ये है कि उस पे 304 बी यानी जिसका इन्वेस्टिगेशन पावर एसडीओपी से नीचे की यानी डीएसपी से नीचे की पंक्ति के व्यक्ति के पास नहीं होता। यानी पुलिस में जो भी व्यक्ति है वो डीएसपी होना चाहिए, उससे नीचे का लेवल का आदमी उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर धारा 304 बी लग गई है तो। अब धारा 304 बी क्या होता है और क्यों लगती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। धारा 304 बी तब लगती है जब किसी भी व्यक्ति की, जो विवाहित व्यक्ति है, उस पुरुष की पत्नी 7 साल के भीतर यानी शादी होने के 7 साल के भीतर ऐसी परिस्थितियों में जो सामान्य नहीं है, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मृत्यु अगर हो जाती है, तो धारा 304 बी के प्रावधान आकर्षित होते हैं। ठीक है? अब धारा 302 वो सीधा-सीधा हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर 2 सेक्शन इसलिए लगे कि भई या तो हत्या की गई है या फिर दहेज के लिए मारा गया है। दहेज मृत्यु जब होगी तभी 304 भी लगेगी। दहेज मृत्यु नहीं है, सिंपल सीधी-सीधी हत्या है, तो फिर इसमें सवाल नहीं बनता है कि 304 भी लगे, इसमें 302 ही लगेगा। तो 302 का इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है, सब इंस्पेक्टर कर सकता है उसको। सब इंस्पेक्टर कर सकता है, इंस्पेक्टर कर सकता है, लेकिन 304 बी के लिए ज़रूरी है कि एसडीओपी यानी डीएसपी से नीचे की पंक्ति का व्यक्ति नहीं करेगा। इसलिए इसमें 2 अनुसंधानकर्ता पाए गए इस प्रकरण में। इसमें अनुसंधानकर्ता जो एसडीओपी थे वो थे जीडी शर्मा यानी गुरुदत्त शर्मा, और दूसरे इसमें जो अनुसंधानकर्ता थे वो थे जगमोहन सिंह, सब इंस्पेक्टर। अब इन दोनों के गले में फांस कैसे अटकती है वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई सेशन ट्रायल होती है यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिनको आप कहते हैं, वो जिस समय क्रिमिनल सुनते हैं उस समय वो सिर्फ सत्र न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश नहीं होते हैं उस समय। तो सत्र न्यायाधीश यानी सेशन कोर्ट में डायरेक्ट चालान पेश नहीं किया जाता, चार्जशीट फाइल नहीं की जाती। इसको फाइल करने के लिए उन्हें सीजेएम कोर्ट में जाना पड़ता, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ भी चालान पेश होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पर अपना चालान प्रस्तुत कर दिया। चालान सब कुछ पूरा इकट्ठा करके डीएनए रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस तरह से जब्ती पंचनामा पत्रक जो जो वो कर सकते थे, 161 के स्टेटमेंट, इसमें सीआरपीसी में 161 के स्टेटमेंट होते हैं जो कि अपराध करने वाले के खिलाफ होते हैं, उसकी पुष्टि करने के लिए होते हैं, वो सब लिए गए। मतलब सारा चालान चार्जशीट पूरी करके उन्होंने प्रस्तुत कर दी न्यायालय के समक्ष। जेएमएफसी समक्ष जब उन्होंने चालान पेश किया तो इसमें उन्होंने उसको उपार्पित कर दिया, किसको? सेशन कोर्ट को, क्योंकि उनके द्वारा ट्रायबल नहीं है। जैसे ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता तो वो अपने पास ही रख लेते फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और वो खुद सुन सकते थे।
लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं सुन सकते, तो इसको उपार्पित करना है, यानी इसको कमिट करना है। किसको करना है? ऊपर वाले कोर्ट को देना है। तो वो उन्होंने उसको ऊपर वाले कोर्ट को उपार्पित कर दिया, दे दिया। ठीक है, वहाँ भेज दिया कि भई आप इसकी सुनवाई कीजिए। सेशन न्यायालय में जब ये बात आई तो ये एसटी नंबर 114/2018 पर इसको दर्ज किया गया, और दर्ज करने के बाद में ये इसमें कुल 17 गवाह पेश किए गए। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। एक डीएनए रिपोर्ट थी, जो C1 आर्टिकल के तौर पे रखी गई, सॉरी C1 जिसका प्रदर्श रखा गया, और चप्पल मृतिका की A1, और पर्स A2। ठीक है, आर्टिकल 2 पर्स और चप्पल। अब हम कहानी पे आते हैं, मूल पे। इसमें हुआ क्या कि जब न्यायालय के समक्ष उसके भाई-बहन, उसकी भाभियाँ जब न्यायालय में बयान देने के लिए आती हैं, तो वो कुछ ऐसा सिनेरियो बताते हैं। इसमें संतोष है, जो उसका भाई है, वो कहता है कि उसको कहीं किसी जगह जाना था किसी काम से, तो उसके भाई की पत्नी नीतू का फ़ोन आता है और वो कहती है कि घर पर आ जाओ, सोमवती नहीं मिल रही है। यानी वो उसकी बहन के खोने की सूचना उसको देती है। तो वो बाहर कहीं था, वहाँ से आता है। इस तरीके से घर के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग इस बात की पुष्टि करते हैं, बारी-बारी से न्यायालय में खड़े होके, कि हमारी बहन खो गई है। इस बात की पुष्टि हमको हुई, तो हमने जाके थाना फिजिकल चौकी में जाके हमने शिकायत की। तो थाना फिजिकल में उन्होंने शिकायत करी। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम कर ली गई, उन सब के कहने पर। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम करने के बाद में क्या होता है कि ये सूचना उन्होंने सबने मिल कर के दी थी, और सबने न्यायालय में आकर के ये बात कही थी कि वो गुमशुदा है ना? तो अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा इस केस में स्वीकृत तथ्य, यानी एडमिटेड फैक्ट, जब हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, तो एडमिटेड फैक्ट क्या होता है? जिसको दोनों पक्षकार, यानी उभय पक्ष, प्रोसिक्यूशन भी जिसको मान रहा है और जिसको वो भी मान रहा है, कौन? जो डिफेंस का वकील है, या डिफेंस जो है, वो टीम भी उसको मान रही है जिस पर आरोप लगा है। तो क्या स्वीकृत तथ्य था इसमें? कि मृतिका सोमवती आरोपी सरवन की पत्नी थी। यानी ये बात साबित हो गई कि भाई वो उसकी पत्नी थी, और मृतिका का विवाह मृत्यु के लगभग 6 माह के पूर्व हुआ था, ऐसा बताया गया। इसको कोई चैलेंज नहीं किया गया। यानी कोर्ट में जब भी कोई चीज़ चैलेंज नहीं होती है, तो उसको एज इट इज़ स्वीकार कर लिया जाता है। यानी यहाँ पर ये स्थापित तथ्य आ गए, स्वीकृत तथ्य आ गए, कि भाई इसकी शादी हुई, किसके साथ हुई? सरवन के साथ, और लेकिन 6 महीने के अंदर ये मर गई। तो 304 बी का इस पर चार्ज लगाया गया आरोपी के ऊपर, और 304 बी के चार्ज के साथ में विकल्प में हत्या का भी चार्ज इस पर लगाया गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए दहेज मृत्यु नहीं है, दहेज के लिए किसी का मर्डर नहीं किया गया है, किसी और वजह से मर्डर किया गया है, तो वो हत्या में आएगा। इसलिए उन्होंने इसको क्या किया? इसको चार्ज इस पर 304 बी का, और विकल्प में चार्ज 302 का लगाया। अब ट्रायल शुरू हुई, इसमें बयान शुरू हुए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो बयान में सब लोगों ने इस बात को कहा कि हमारी बहन गुम हो गई है, हमें पता चला, हमने ऐसे-ऐसे सूचना दे दी। फिर इसके बाद अब कहानी आती है कि एक वन रक्षक जो नेशनल पार्क में नौकरी करता है, वो जब अपनी पेट्रोलिंग कर रहा था, घूम रहा था, उस समय उसे पता चलता है कि एक कंकाल साड़ी लपेटे हुए जॉर्ज कैसल कोठी के रास्ते में जंगल में पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया? 100 डायल किया, पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर होता है, उसको डायल करा। डायल करने के बाद उसने बुलाया पुलिस को। पुलिस आई, पुलिस ने अपनी जो तहकीकात है वो शुरू कर दी, और मौके पे पंचनामा बनाना शुरू कर दिया। अब इस कहानी में पुलिस से चूक कहाँ हो रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जिसकी वजह से आरोपी बरी होता है। इसमें जो पर्स और चप्पल, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो जब्त की थीं,
तो क्या होता है भैया, जैसे मान लो एक पर्स है, चप्पल है, उन्होंने ज़ब्त कर ली, तो उनमें उन्हें और भी पर्स और चप्पल मिलाने पड़ेंगे, उसके बाद उसकी पहचान कराएँगे कि बताओ इसमें से मृतिका यानी सोमवती के कौन-कौन से चप्पल हैं और उनके कौन से पर्स हैं, बताओ पहचान के। तब पहचान करते तो बात बन जाती, लेकिन क्या हुआ इसमें कि इन्होंने बस सीधा ऐसे पर्स दिखा दिया, ये तुम्हारी बहन का पर्स है? बोले हाँ, हाँ, मेरी बहन का ही पर्स है। बोले ये चप्पल तुम्हारी बहन की है? बोले हाँ साहब, ये हमारी बहन की चप्पल है। तो जब आपने सीधे-सीधे एक ही चीज़ उनको प्रस्तुत करी तो उसको उन्होंने मान लिया कि ये हमारी बहन का है, ठीक? तो इस कंट्राडिक्शन में यहाँ पर भी विरोधाभास आया। जैसे पर्स जो है वो पिंक कलर का था, कोई कहता है नहीं क्रीम कलर का था। इस तरह की बातें भी न्यायालय के सामने आई, तो न्यायालय भी कन्फ्यूज़्ड हुआ कि यार ये स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात को। फिर जो शिनाख्त होती है ना सामान की, जो पहचान होती है उसमें और भी मिलता-जुलता सामान मिलाना पड़ता है, ये कानून है, नियम है। इसलिए मतलब मैं आपको एक ही केस में इतनी सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे आप बहुत अच्छे से डिफेंस करना सीख पाएँ। और ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ कानून के छात्रों के साथ में एक मैटर को डिस्कस करने का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो आप सब विधि के छात्र हैं जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, और मैं खुद भी वकील हूँ, विधि का छात्र हूँ, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बस केवल इतना सा है और कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें जो पहचान दूषित हुई, सामान की पहचान दूषित हुई, फिर जो साड़ी पहने हुए थी वो साड़ी का कलर भी कोई कह, जो डॉक्टर है जिसने पोस्टमार्टम किया वो कहता है फूलों वाली साड़ी थी, फूलों के डिज़ाइन थे उस पे। ये लोग बताते हैं नहीं, नहीं वो तो एक फलाँ बॉर्डर की जो है साड़ी थी, उसमें ये था, उसमें वो था, मतलब थोड़ा-सा कंट्राडिक्शन इसमें आ रहा था। फिर सोने के ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, तो वो कहाँ गायब हो गए? वो कहीं नहीं बताए गए, कहीं भी ज़ब्त नहीं किए गए। मतलब हो सकता है चलो ठीक है किसी ने मार के निकाल लिए होंगे, तो ये एक बात मानी जा सकती है। अब इसमें एक सबसे बड़ा हैरान करने वाली बात थी कि जो चप्पल को वो पहचान के कह रहे थे कि हमारी बहन की चप्पलें हैं, लेकिन उनकी भाभी जो है वो ये बताती है कि वो घर से सैंडल पहन कर के गई थी। चप्पल और सैंडल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब वो सैंडल पहन के गई है तो उसका ये भी प्रूफ़ नहीं मिला कि वो घर पे वापस आई, फिर उसने चप्पल पहनी, फिर चली गई, ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं आया। यहाँ पर एक और देखने वाली बात है कि जब वो कह कर के जा रही थी कि मुझे मेरे पति ने बुलाया है, भाभी मेरी साड़ी में पिन लगा दो और मुझे जाना है उससे मिलने विष्णु मंदिर। उसके ठीक आधा घंटे बाद उसकी भाभी ने फ़ोन लगा कर के उसके पति से पूछा और उससे बात हुई, ऐसा भी इसमें बताया गया। तो उसने ये कहा कि सोमवती को तो मैंने बुलाया ही नहीं है, ना वो मेरे पास आई। और ठीक जैसे ही उसको खबर मिली कि सोमवती लापता है, तो वो तत्काल से उनके घर पे आ गया। बोला चलो ढूँढते हैं उसको। उनके साथ में रिपोर्ट कराने भी गया। इसके साथ में वो उनके साथ 2-3 दिन, 4 दिन तक ढूँढता भी रहा उसको जगह-जगह। तो थोड़ी-सी स्टोरी सस्पिशियस हो रही थी। फिर यहाँ पर घर के लोगों ने एक कहानी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। वो कहानी ये कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी कि उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद ही ये हमारे घर पे आया, आने के बाद रोने लगा और रो कर के कहने लगा, "मुझे तुम लोग बचा सकते हो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं भागा-भागा फिर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बहन का कत्ल कर दिया है।" तो उसके भाई लोगों ने पूछा कि, "भई तुमने कत्ल क्यों कर दिया हमारी बहन का?" तो उसने बोला कि, "मैंने इसलिए कत्ल कर दिया है क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई है। मुझे तुम्हारी बहन पसंद नहीं थी।" तो ये सब स्टोरी कंस्ट्रक्ट की गई थी, मतलब परिस्थिति जन्य साक्ष्य को पैदा करने के लिए उसके घर वालों ने ये स्टोरी पूरी बना ली। और इस स्टोरी को स्थापित करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, डीएसपी और सब इंस्पेक्टर, इन दोनों ने कोई भी मेहनत नहीं करी। इन तथ्यों को स्थापित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र साक्षी का बयान उन्होंने नहीं लिया। ये उनकी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। फिर इसके बाद जब वो कहते हैं कि इसने आकर के हमारे सामने एक्सेप्ट किया कि उसने ही कत्ल किया है, तो हमने पूछा कैसे कत्ल किया, तो उसने बताया कि मैं उसको पहले बांकड़े के मंदिर ले गया, वहाँ पर हमने ऑटो किया था, ऑटो से हम लोग गए थे, तो वो ऑटो वाला कहाँ गया पूरी कहानी में कहीं नहीं है। उस ऑटो वाले को ढूंढने का पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया, उस ऑटो वाले के कोई स्टेटमेंट नहीं लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस
मरने वाली औरत के साथ में इस आदमी का एक लास्ट सीन बिल्ड होना था, लास्ट सीन देखा जाना था, जो कहीं पूरे परिदृश्य में नहीं या पूरे सिनेरियो में ये मिसिंग रहा। और ये मिसिंग होने की वजह से पुलिस पूरी ब्लंडर, मिस्टेक पे मिस्टेक ठोके चली जा रही। क्या है कि जब भी कभी ऐसा कोई सर्कमटेंशियल एविडेंस का केस आता है, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य को कलेक्ट किया हो, तो उसकी कोई भी कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉ भरे पड़े हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अंतर्गत अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, तो कड़ी से कड़ी जुड़ना चाहिए, पता चलना चाहिए कौन कहाँ से कहाँ गया, उसके बाद कैसे गायब हुआ, लास्ट सीन क्या था। लास्ट सीन इसके अंदर उसके हस्बैंड के साथ में बिल्ड होना था कि वो कहीं देखी जानी थी किसी के द्वारा। अगर वो देखी जाती, कोई बताता, उस साक्ष्य की पुष्टि करता कि साहब ये उसके साथ उस दिन घूम रही थी, तो ये बात विश्वसनीय हो जाती कि वास्तव में उस व्यक्ति ने ही मर्डर किया है। अब यहाँ हैरान करने वाली और चौंका देने वाली सबसे बड़ी एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं, जिससे ये पूरा मामला ही पलट जाएगा। ये सारी बातें तो ओमिशन, कंट्राडिक्शन आते ही हैं, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के अंतर्गत कभी किसी व्यक्ति की ट्रायल होती है, तो इसके अंदर आरोप को सिद्ध करना भी बड़ा मुश्किल होता है और आरोपी को बचाना भी उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य को ढंग से, सर्कमटेंशियल एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया जाता है, ब्लंडर पे ब्लंडर ठोका जाता है, किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो आरोपी बहुत आसानी से बरी हो जाता है। अब यहाँ पर जब वो लोग खुद कह रहे थे, यानी इसको कहते हैं न्यायकेतर संस्वीकृति, यानी कोई भी एक्सेप्टेंस है, जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया कि भाई मैं न्यायालय के बाहर किसी थर्ड पार्टी से ये स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है। वही व्यक्ति ने ऐसी बात कही, उसके भाई बहनों से कही, उसके परिवार के लोगों से कही, उसकी भाभीयों से कहा, लेकिन वहां पर कोई भी स्वतंत्र साक्षी ऐसा मौजूद नहीं था जिसके सामने उसने ये बात कही। ना ही पुलिस ने ऐसा कोई स्वतंत्र साक्षी ढूंढने की कोशिश करी, ना पुलिस ने उस ऑटो वाले को ढूंढने की कोशिश करी। यहां पर यही चूक प्रोसिक्यूशन के लिए भारी पड़ती चली गई। अब इसमें आगे मैं आपको बताता हूं कि जहां इन्होंने पूरी कार्रवाई दूषित करी, पर्स, चप्पल, जितने भी आर्टिकल्स थे वो सबको कलेक्ट करने में, और उनको मिलाया नहीं गया, शिनाख्त ढंग से नहीं कराई गई, वो भी पूरी कार्रवाई दूषित हुई। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी कार्रवाई जो दूषित हुई है, वो है नरकंकाल जो मिला था, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान पूरी तरह से दूषित हो गई। कैसे हो गई? कि इसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना था कि इसमें जो उसके पैर थे वो नहीं पाए गए, उसके एक हाथ में से कुछ हड्डियां गायब थीं, उसके पूरे शरीर में कोई भी चमड़ी नहीं बची थी, सब कुछ गायब था, केवल कंकाल ही कंकाल था, और वो भी पूरा कंकाल नहीं था, जिसकी वजह से हम उसकी हाइट नाप करके ये नहीं कह सकते कि ये उस महिला का ही नरकंकाल है, सोमवती का ही नरकंकाल है। क्योंकि सोमवती की हाइट प्रोसिक्यूशन के पेपर्स में 4.5 फीट की गुमशुदा की रिपोर्ट में लिखाई गई थी, लेकिन उस नरकंकाल को नापा नहीं जा सका, लेकिन अनुमानित उसकी जो हाइट थी वो 4 फीट की बताई गई। तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि 4 फीट और 4.5 फीट में फर्क होता है, कि जो नरकंकाल मिला है वो उसी मृतिका सोमवती का है। अब यहाँ कहानी और आगे बढ़ती है, और भी इंटरेस्टिंग चीज आती है इसके अंदर, कि जब इसका जो परीक्षण होता है, रासायनिक परीक्षण के लिए जब किसी बॉडी को भेजा जाता है, किसी पार्ट को, किसी अंग को भेजा जाता है, तो वहाँ से डीएनए रिपोर्ट जब आती है, उस डीएनए रिपोर्ट में डॉक्टर लिखता है, जिसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना अभियोजन ने चैलेंज किया है और ना ही उसको डिफेंस ने चैलेंज किया है, वो चीज़ थी कि ये नरकंकाल एक पुरुष का है, महिला का नरकंकाल नहीं है।
ये बात स्थापित हो गई, न्यायालय के सामने प्रूव हो गया कि ये नरकंकाल सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का है। अब जब पुरुष की हत्या हुई है तो महिला की हत्या के लिए आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं एक एक्यूज्ड पर्सन को? लिहाजा न्यायालय ने सरबन को उसकी जो पत्नी है, उसकी मौत से, हत्या से और 304वीं दहेज हत्या से, दोनों चार्ज से बरी कर दिया, दोषमुक्त कर दिया। इसके बाद न्यायालय ने इसमें गंभीर त्रुटि करने के लिए अन्वेषण को पूरी तरह से जब दूषित कार्रवाई इसमें की गई, उसके लिए उन्होंने दोषी पाया अन्वेषणकर्ता जीडी शर्मा और अन्वेषणकर्ता जगमोहन सिंह को, और उन्होंने इसके खिलाफ ये लिखा। अब मैं थोड़ा-सा पढ़ता हूँ, आप पेशेंस के साथ सुनें। अनुसंधानकर्ता उपनिरीक्षक जगमोहन सिंह एवं एसडीओपी जीडी शर्मा के द्वारा त्रुटिपूर्ण अन्वेषण किया गया, जिसके फलस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दिनांक 20/2/2018 को माधव नेशनल पार्क में जॉर्ज कैसल कोठी के पास प्राप्त नरकंकाल किस व्यक्ति का था और उसके प्रति यदि कोई अपराध कारित हुआ है तो किस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है। साथ ही त्रुटिपूर्ण अन्वेषण के फलस्वरूप बिना यह स्थापित किए कि गुमशुदा सोमवती का शव ही दिनांक 20/2/2018 को प्राप्त हुआ था, उसके हत्या के आरोप के अधीन अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण उसे उपरोक्त अवधि में अभिरक्षा में रहना पड़ा। ऐसी दशा में अन्वेषणकर्ताओं के द्वारा किए गए उक्त रीति से उपेक्षापूर्ण अन्वेषण के संबंध में उचित वैधानिक कार्रवाई हेतु पुलिस महानिरीक्षक को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। उन्होंने इस जजमेंट की एक कॉपी आईजी को भी भेजी है कि इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई हो सकती है उसको करें। उन्होंने एसपी को निर्देश दिया है, जो डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी के, उनको उन्होंने निर्देशित किया है कि दिनांक 20/2/2018 को प्राप्त शव की प्रति कंकाल के प्रति हुए अपराध के संबंध में वैधानिक रीति से अन्वेषण कराया जाए। यानी ये शव किस व्यक्ति का था, कौन मर्डर कर गया इसका, ये भी तो एक हत्या है किसी आदमी की, तो इसकी जांच पूरी कराइए, निष्पक्ष रूप से कराइए। तो दोस्तों, ये जजमेंट पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, आनंद आया? वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और हाँ, मेरी इस मेहनत में लिटरली मुझे आधा घंटा तो आपका वीडियो बनाने में लग रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इसकी तैयारी करने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे तो लगे होंगे। मैंने अपना पूरा दिन इस चीज़ को दिया है, तो बस आप एक मेरे ऊपर एहसान कीजिए कि अपनी उँगली से इसको शेयर कर दीजिए। बस केवल इतना सा मुझे आपसे चाहिए और कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, कोई आपसे मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत अच्छे कंटेंट ही दूंगा मैं, और देता आया हूँ, प्रयास यही रहा है। बाकी आपके हाथ में है कि अगर आप चाहें तो इसका नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।